ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर और कार्नोट का सिद्धांत को बारे में पढ़ेंगे। यह थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या है रेफ्रिजरेटर। ए रेफ्रिजरेटर इज ए हीट इंजन इन विच वर्क इज डन ऑन रेफ्रिजरेंट substance in order to collect energy from a cold region and exhaust it in higher temperature region, thereby further cooling the cold region। इसका हिंदी होगा, रेफ्रिजरेटर एक ऊष्मा इंजन है जिसमें ठंडे क्षेत्र से ऊर्जा एकत्रित करने और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में इसे समाप्त करने के लिए रेफ्रिजरेट पदार्थ का काम किया जाता है, जिससे ठंडे क्षेत्र को और ठंडा किया जाता है। एक और देखिए इसको बारे में दिया गया है, ए रेफ्रिजरेटर एज वेल ऑल नोन इज डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट पंप as is known, the nature tendency of heat is to flow from higher temperature to lower temperature. However, if energy is supplied, heat can be made to flow from lower to higher temperature. Against its nature tendency, refrigerator, air conditioner and heat pump do just that। हिंदी होगा इसका, रेफ्रिजरेटर जैसे कि हम जानते हैं चीज़ों को ठंडा करता है। रेफ्रिजरेटर काम होता है ठंडा करना, उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मा पंप, इसे ऊष्मा पंप भी कहते हैं। जैसे कि ज्ञात है कि ऊष्मा प्राकृतिक प्रवृत्ति उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है, अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर जाता है। हालांकि अगर ऊर्जा आपूर्ति की जाए, यदि ऊर्जा दिया जाए तो इसकी प्रवृत्ति विपरीत हो सकती है। गर्मी को निम्न से, ऊष्मा को निम्न से उच्च तापमान की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन हीट पंप जैसा ही काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की रिमूव करता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, जैसे हीट पंप होता है, जस्ट उसके अपोजिट इसका काम होता है। इसके पहले हम लोग हीट इंजन के बारे में पढ़े थे। हीट इंजन में क्या होता है कि एक सोर्स होता है और सोर्स से एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम की ओर प्रवाहित होता है। यह नेचर ही होता है, यह ऐसे होते रहता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जिसमें कम टेम्परेचर है उससे ही निकाल करके और हाई टेम्परेचर की ओर भेजते हैं। ठीक है, यही रेफ्रिजरेटर का। इस तरह से ठंडा वस्तु और ही ठंडा हो जाता है, जबकि गर्म और ही गर्म हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हीट इंजन में उसमें एक सिंक था और दूसरा सोर्स था और बीच में वर्किंग सब्सटेंस। उसमें क्या होता था, सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस की ओर होते हुए और सिंक में टेम्परेचर जाता था। इसमें उल्टे हो रहा है, सिंक से टेम्परेचर आ रहा है Q2 से और वर्किंग सब्सटेंस द्वारा जो है सोर्स की ओर जा रहा है। ठीक है, यह हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा है। इसलिए इसमें ठंडे वस्तु और ठंडा और गर्म वस्तु और गर्म होते जाता है। अब मान लीजिए कि नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू डी क्यू, तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1, जहाँ Q1 ज़्यादा है। इसमें उल्टे काम होता है। द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनर्शियल स्टेट, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अर्थात इसमें डी यू जो होगा जीरो होगा। देखिएगा यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस जो है यह जहाँ शुरू होता है पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। इस तरह से इसके प्रारंभिक और अंतिम इनर्शियल और फाइनल जो पोजीशन है वह सेम हो जाएगा, अर्थात इसके द्वारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यह कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो वर्किंग सब्सटेंस का जो मान होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगा डेल्टा यू होगा, डी यू होगा, वह जीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि यहाँ पर डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो डी यू तो जीरो हो गया और यहाँ पर जो किया गया कार्य है वह निगेटिव होता है, उल्टे कार्य करता है। चूँकि रेफ्रिजरेटर में उल्टा काम होता है,
कम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की ओर जाता है, इसलिए यहाँ पर किया गया कार्य -W होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं W बराबर Q1 माइनस Q2, चूँकि यहाँ पर Q2 माइनस Q1 है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, बीटा होगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल टू रिमूव दैट हीट दिस हीट। एक रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन गुणांक होता है, इसमें ऊष्मा को दूर करने के लिए प्रति चक्र में खर्च की गई ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर Q की सामग्री से प्रति चक्र निकाली गई ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को परिभाषित किया, अर्थात B, इसे बीटा सूचित करते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा Q2 बटा W, और W बराबर होता है Q1 माइनस Q2। यहाँ पर देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ Q1 से यदि भाग दे दे तो हो जाएगा Q2 बटा Q1, और फिर हो जाएगा यहाँ पर Q1 बटा Q1 माइनस Q2 बटा Q1, यह कट कर हो जाएगा E, तो हो जाएगा आपका Q2 बटा Q1 बटा 1 माइनस Q2 बटा Q1। अब कार्नोट साइकिल के द्वारा Q2 बटा Q1 बराबर होता है T2 बटा T1, जो ऊष्मा होता है वह टेम्परेचर बराबर होता है कार्नोट साइकिल के द्वारा। तो इसमें से Q की जगह पर T को रख देंगे, और T का रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा बीटा बराबर T2 बटा 1 माइनस T1 माइनस T2, इतना हो जाएगा। फिर हम जानते हैं 1 माइनस T2 बटा T1 बराबर होता है नीटा, या पहले से ही जानते हैं, कल वाले वीडियो में हमने बता दिया था। उससे जब हम बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस नीटा बटा नीटा। अब कार्नोट का जो रूल है वह, कार्नोट डिविड एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन फॉर हीट इंजन इन दी ईयर्स 1824। यहाँ पर कह रहा है कि सॉडी कार्नोट ने 1824 में एक ऊष्मा इंजन संचालन का आदर्श चक्र तैयार किया। इन्होंने एक चक्र तैयार किया है। दिस साइकिल केम टू नोन एज कार्नोट साइकिल, जिसे हम कार्नोट चक्र के रूप में जानते हैं। संचालन के इस आदर्श चक्र को साकार करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन को एक आदर्श ऊष्मा इंजन या कार्नो इंजन कहा जाता है। इन्होंने जो बताया, सॉडी कार्नोट ने जो एक साइकिल दिया है, जो एक चक्र दिया है, उसी को हम लोग कार्नोट चक्र कहते हैं, 1824 में दिया था। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होता है। ए सिलेंडर हुज वॉल आर completely non-conducting but whose bottom is completely conducting, filled with an ideal gas as a working substance। दूसरा है a heat object which is situated at a constant high temperature T1 and acts as source of heat। और तीसरा हो जाएगा a cool object that is constant low temperature T2 and act as heat sink substance। चौथा एक completely non-conducting stand on which the cylinder can be placed। हिंदी होगा एक बेलन जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक होती है परंतु उसकी पेंदी बॉटम पूर्णतः सुचालक होती है, जिससे कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस भरा होता है। दूसरा एक तप्त वस्तु जो नियत उच्च ताप T1 पर स्थित हो और ऊष्मा स्रोत का कार्य करे। एक ठंडी वस्तु तीसरा है T2 टेम्परेचर पर ऊष्मा के सिंक होगा, सिंक जैसा कार्य करता है। एक पूर्णतः कुचालक स्तंभ जिस पर बेलन को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस फिगर को, यहाँ पर जो है यह बेलनाकार कोई चीज़ है, इसमें आइडियल गैस भरा रहता है। इसका जो पेंदी है वह कंडक्टर होता है, बाकी सभी नॉन कंडक्टर होते हैं। और T1 टेम्परेचर होता है जो कि सोर्स जैसा काम कर रहा है, और फिर यहाँ पर सिंक है, जैसे बताया गया वैसे 4 चीज़ इसमें दिखा दिया गया है। अब देखिएगा उन्होंने बताया कि किसी प्रेशर और जो वॉल्यूम है उसके लिए जो साइकिल दिया है वह इस तरह से है।
फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ए से बी तक टेम्परेचर T1 पर जा रहा है, एडिबेटिक कंप्रेशन है, फिर एडिबेटिक एक्सपेंशन है, एक बार जो है वह फैलना सिकुड़ने वाला काम है यहाँ पर, फिर जो है यहाँ से मूव कर रहा है, इसी साइकिल से होते रहता है। अब देखिएगा वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध यह बताया है करनॉट ने। अगर मान लीजिए कि ए से बी तक किया गया कार्य W1 है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, किया गया कार्य के लिए P इंटू डी वी, और हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल चेंज में P डी वी बराबर होता है म्यू आर T1 लॉग ई V2 बटा V1 वॉल्यूम दिया हो तो, या इस फिगर द्वारा ए से बी तक जो किया गया कार्य है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया हो जाएगा आपको ABEF, ए इतना का एरिया निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि या तो PD भी दिया है या म्यू आर T1 टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, या ABEFA टोटल का एरिया निकाल लेंगे। किसी तरह से हमें पहला वर्क निकल जाएगा, ए से बी तक किया गया कार्य। फिर बी से, और यहाँ फिगर देखिएगा, बी से लेकर सी तक यह एडिबेटिक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि एडिबेटिक चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर हीट चेंज नहीं होता है। ठीक है, हीट चेंज नहीं होता है, जबकि इसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तो बी से सी तक को जब हम निकालेंगे एडिबेटिक एक्सपेंशन होगा, तब इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा, तो एडिबेटिक चेंज के लिए जो PdV होता है वह होता है म्यू आर T1 माइनस T2 बटा गामा माइनस 1, या तो यह देगा और नहीं तो BCGEB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर फिगर दिया गया है BCGE फिर B, यह पूरे भाग का एरिया निकाल लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो है गैस द्वारा किया गया कार्य जो है, यदि Q2 दिया रहे Q2 के बारे में, तब W3 यदि निकालना होगा तो माइनस PdV, इसमें आइसोथर्मल चेंज है इसलिए यह भी म्यू आर T2 टेम्परेचर के लिए यह है लॉग ई V3 बटा V4, या एरिया DCGHD। फिगर फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर है। ठीक है, अब की जो है आपको C से लेकर D तक निकालना था। फिर उसी प्रकार W4 किया गया कार्य जो है DAHFA, मतलब पूरा इस तरह से पूरा कर लेंगे वर्क, W4 निकल जाएगा, तब हो जाएगा आपका टोटल कार्य जो होगा Q1 माइनस Q2 बराबर टोटल की एरिया, टोटल एरिया ABCDA, अर्थात सबको जोड़ देंगे W1 W2 W3 W4, चारों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इस पर क्वेश्चन एक दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है दी PV डायग्राम फॉर ए साइकिल प्रोसेस इज ट्रायंगल ABC, जैसे फिगर में दिया गया है। फिगर में यहाँ पर ABC दे दिया है, A B और C तीन ठो फिगर दे दिया है, तीनों पॉइंट दे दिया है, तीनों का मान दे दिया है ABC का, 4 1 2 4 2 1, यह तीनों दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर 4 1 2 4 और 3 1 फिगर में भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, A से B तक और फिर C तक, फिर C से A तक को पूरा तीनों का कार्य निकालना है, और यह भी निकालना है कि कंप्लीट साइकिल में जो टोटल चक्र है उसमें कितना किया गया कार्य है। ठीक है, A से B, B से C, फिर C से A और फिर टोटल ऐसे निकलना है, यहाँ से यहाँ तक, B तक, C तक, ये सभी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लीटर में दिया है, जो मान दिया है आपका वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो लीटर को हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, मीटर में यदि चेंज करें तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 के पावर 3 लीटर। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग जब निकालेंगे 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, चूँकि वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब में होता है या लीटर में होता है। तो वॉल्यूम यहाँ पर मीटर में दिया है, तो लीटर क्यूब में जब निकालेंगे तो 10⁻³ उसमें जुड़ जाएगा था जो भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। वर्क डन ड्यूरिंग दी प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। तो ए से बी तक का जब निकालेंगे हम, तो ए से बी तक जो दूरी है वह कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। यह चूँकि 1 से शुरू हुआ है और 4 तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा 3 होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 लीटर होगा। तो 3 लीटर को जब हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो यहाँ पर BC × AC, चूँकि यह त्रिभुज है और उसके बाद आयत है। फिगर बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पर A से B तक का जब निकालेंगे तो यह जो है एक त्रिभुज बन रहा है और फिर यहाँ पर एक जो है आयत बन रहा है। तो आयत जो है आपका KBC और L, यह जो है आयत है और फिर यह त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तब यहाँ पर जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, BC का मान दे दिया है और फिर AC का मान जो है 2 दे दिया है। इसमें जो है लीटर में नहीं है, यह प्रेशर है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर में रहेगा, जबकि यह मीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है, उसी तरह से KL और LC का मान दे दिया है यहाँ पर 3 × 10⁻² और फिर 2, दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 × 10⁻³ इतना जूल हो जाएगा। फिर B से लेकर C तक, अब B से C तक के एरिया निकालेंगे तो चूँकि माइनस में आएगा BCLK। ठीक है, फिगर बढ़िया समझ लीजिए। B से लेकर C तक जब निकालेंगे हम तो यह मान निकलेगा। ठीक है, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई इतना आ जाएगा -6 × 10⁻³ क्योंकि डायरेक्शन इस साइड जा रहा है इसलिए हो जाएगा आपका माइनस में। फिर जो है C से A तक, तो C से A तक में ध्यान दीजिएगा, C से A तक वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अर्थात वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य भी 0, चूँकि W बराबर होता है PdV। अब dV जो है 0 हो जाएगा, चूँकि C से A तक कोनो चेंजिंग नहीं होगा, सीधा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो 0 हो जाएगा, इसलिए C से A तक का जो टोटल मान होगा 0 होगा। अब कह रहा है कि टोटल जो है इसका मान कितना होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे W1 W2 W3। ठीक है, तो जब जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा 9 × 10⁻³ फिर -6 × 10⁻³ और 0, तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ जूल। तो टोटल किया गया कार्य जो होगा 0 होगा। तो जैसे फिगर देगा उसका हम एरिया निकाल करके और जो है टोटल उसका मान या जहाँ से जहाँ तक कहेगा उसका हम वर्क निकाल सकते हैं। थैंक यू।